चलिए, आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी सेक्शंस का जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना है एग्जाम में चैप्टर 1 टॉपिक से, वो सारे क्वेश्चन करेंगे क्योंकि बायोलॉजी का आपका लगभग 2 टॉपिक खत्म हो चुका है। तो चैप्टर 1 में हम लोग जो पढ़ेंगे, जैसे आप लोग जान चुके हैं, उसमें क्या बायोलॉजिकल टर्म के बारे में, जैसे पीसी कल्चर में किसका स्टडी करते हैं, ठीक है, फलों के अध्ययन के लिए क्या किया जाता है, कीटों के अध्ययन के लिए क्या स्टडी करते हैं, जो आपको पहली कक्षा में बता दी गई थी कि इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में हमेशा कम से कम एक तो रहेगा ही रहेगा, 2 मैक्सिमम। तो 4 नंबर अगर एक टॉपिक से मिल जाता है तो उससे गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है। तो इसीलिए कमिंग सून परीक्षाएं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और चाहे एसएससी के बच्चे तैयारी कर रहे हैं, रेलवे के लिए मस्ट बी, मतलब इतना पढ़ने पर आई होप कि आपको एक क्वेश्चन मिलना चाहिए 2। तो मोस्ट वेलकम। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिख रहा है। बोला गया है जीव विज्ञान की कौन सी शाखा वंशागुणित पैटर्न के माध्यम पर काम करती है। वंशागुणित मतलब समझते हैं ना, हेरिडिटरी पर बेसिस पर आपका कैरेक्टर आपका बच्चे में जाएंगे, आपका कैरेक्टर आपके माता पिता से आए हैं। तो इस तरह के जो वंशागुणित पैटर्न का माध्यम पर काम करती है उसे क्या कहा जाता है, विकासीय जीव विज्ञान, मानव शास्त्र, अनुवांशिकी या जैव प्रौद्योगिकी। बोलो क्या कहा जाएगा इसको, अनुवांशिकी। ठीक है, देखिए आपका जवाब जो लिखा गया है वह अनुवांशिकी सही है आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा गया है, सब्जियों, फलों, फूलों जैसी उच्च मूल्य वाले फसलों की खेती को क्या कहा जाएगा। उस तरह खेती को सेरिकल्चर कहेंगे आप, पीसी कल्चर कहेंगे, एपी कल्चर कहेंगे या हॉर्टिकल्चर कहेंगे। वैसे क्या कहा जा सकता है, जो खेती बाड़ी करते हैं उस तरह का जो उपजाया जाता है तो उस व्यवस्था को बायोलॉजिकल साइंस में क्या कहेंगे। बोलो, सेरिकल्चर कहा जाएगा, पीसी कल्चर कहा जाएगा, एपी कल्चर कहा जाएगा या हॉर्टिकल्चर कहा जाएगा। बोलो कुछ भी बोलो तब तो सही जवाब बताएंगे। देखिए इस तरह के कल्चर को कहा जाता है आपका हॉर्टिकल्चर। क्या कहा जाता है, हॉर्टिकल्चर। मतलब हॉर्टिकल्चर उस व्यवस्था को कहा जाता है बायोलॉजिकल टर्म में जहां पर सब्जियां, फलों, फूलों जैसे उच्च मूल्य वाले फसलों की खेती होती है। तो इन सभी को जब खेती की जाएगी तो उस व्यवस्था को क्या कहते हैं हम लोग, हॉर्टिकल्चर। क्या कहेंगे, हॉर्टिकल्चर। उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन क्लास में कितनी बार बोले हैं कि जिसकी गिनती नहीं है ना। कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है, सीरोलॉजी कहा जाता है, साइटोप्लाज्म कहा जाता है, साइटोलॉजी कहा जाता है या इटियोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी। क्या कहा जाता है, ठीक है, साइटो का मतलब सेल होता है, तो इसीलिए स्टडी करते हैं। तो देखो इसीलिए कोशिकाओं के अध्ययन को जो कहा जाएगा वो क्या कहा जाएगा, साइटोलॉजी। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है आपका, बोला गया है वीटी कल्चर क्या है। वीटी कल्चर के मतलब अगर आप कोई व्यक्ति बोले वीटी कल्चर, उसमें किसकी खेती कल्चर करेंगे, सब्जियों का खेती। अभी बताएं सब्जी खेती तो होगा नहीं, सब्जी आम की खेती, अंगूर का खेती या फूलों की खेती। आप किसकी खेती करेंगे, जो उस व्यवस्था को कहेंगे वीटी कल्चर। बोलो किसी खेती को, और बोलो अंगूर का खेती, और बोलो, ठीक है, अंगूर का जो खेती किया जाता है उस व्यवस्था को कहा जाता है क्या, वीटी। तो वीटी का अगर नहीं याद रखिएगा तो ट्रिक्स मतलब विटामिन का से जोड़िए रहेगा। तो ठीक है, तो सबसे ज्यादा तो इसी में विटामिन मिलेगा, अंगूर, ये सब किशमिश जो बनता है। तो अंगूर की खेती जो किया जाता है उस व्यवस्था को क्या कहा जाता है, वीटी कल्चर। क्या कहा जाता है, तो वीटी कल्चर किसको कहा जाएगा, वीटी कल्चर किसे कहा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहा गया है एपिग्राफी का क्या अभिप्राय है। एपिग्राफी का मतलब क्या होता है, कंकालों का स्टडी करना, अध्ययन करना, शिलालेखों का अध्ययन करना, मानचित्रों का अध्ययन करना या सिक्कों का अध्ययन करना। ये चारों व्यवस्था में किसके स्टडी को आप एपिग्राफी कहते हैं। बोलो, अब देखो इसमें कौन सा टर्म को आप हटा सकते हैं, पहले हटाओ, सोचो। सिक्का तो हट जाएगा, ठीक है, मानचित्र तो करेंगे नहीं, बायोलॉजिकल टर्म यूज करें। तो देखिए किसका स्टडी करेंगे आप लोग, शिलालेखों का अध्ययन। शिलालेख मतलब क्या होता है, जैसे आप पढ़ेंगे बायोलॉजी में, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में, देखो क्या
कोयले की खदान या पत्थर की खदान से जो पूरा जमीन के अंदर में जो कभी भूकंप आया रहता है तो पत्ते के निशान कभी कभी मिलेगा आपको, चट्टान में देखने को मिलता है ना। तो उन सभी का जो अध्ययन किया जाता है इसी का माध्यम से कि कितने पुराने कभी पेड़ रहे होंगे। ठीक है, इकोलॉजी एक पेपर आता है आपका एनवायरमेंटल साइंस में। तो बोला गया एपिग्राफी का अभिप्राय क्या है, मतलब एपिग्राफी में आप किसकी स्टडी करेंगे, कंकालों का, शिलालेखों का, मानव चित्रों का या सिक्कों का। तो किसकी स्टडी करेंगे आप, शिलालेखों। शिलालेख मतलब समझते हैं ना, शिलालेख मतलब जो चट्टान जो रहती है इस तरह का शिलालेख। तो शिलालेखों का जो स्टडी करते हैं वो किसमें करते हैं हम लोग, एपीकल्चर। किसमें करते हैं, एपिग्राफी में। किसमें करते हैं, एपिग्राफी। अगला क्वेश्चन देखिए, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। जब पक्षी के बीच में बहुत सारे पक्षी रहते हैं, उन सारे पक्षियों को जब आप स्टडी करेंगे तो इसे क्या कहेंगे, हार्पेटोलॉजी या ऑप्थेल्मोलॉजी या एंथ्रोपोलॉजी या ऑर्निथोलॉजी। बोलो क्या कहेंगे, ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, तो पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ऑर्निथोलॉजी। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहेंगे, कस के बोलो, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाएगा, ऑर्निथोलॉजी। एक को सुन रहे हैं तो दूसरा का बोल रहे हैं, अभी नहीं बोल पाओगे क्लास में ना तो घर में कैसे पढ़ोगे। और बार बार बोल रहे हैं कि एग्जाम में मैक्सिमम 2 क्वेश्चन, तो 2 इंटू 2 कितना नंबर हो गया, तब समझ रहे हैं। 1 नंबर मतलब 1000 बच्चा। रेलवेज में 1 नंबर से अगर आगे हो जाएंगे तो 1000 बच्चा को पीछे कर दीजिएगा। तो कितनी इंपॉर्टेंट कड़ी, तो कड़ी तो एक एक करके ही जुड़ता है, तो इसीलिए एकदम कॉन्सेंट्रेटली पढ़िए। अगला क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन आया, देखो पक्षियों के अध्ययन को अभी बोले थे ना, क्या कहा जाता है, कहीं लिखा हुआ ऑर्निथोलॉजी। कितने नंबर ऑप्शन पर है, लिखा हुआ है। तो इसीलिए पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है आपका, ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोला गया आपका सेरिकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ये सेरिकल्चर वर्ड जो होगा किसके लिए प्रयोग करेंगे आप, मछली पालन के लिए, रेशम की खेती के लिए, पक्षी पालन के लिए या मधुमक्खी पालन के लिए। सेरिकल्चर इसको आपको दिखाया भी गया है। तो सेरिकल्चर में हम लोग रेशम के कीट, रेशम समझते हैं ना, जिससे रेशम का वस्त्र बनाया जाता है, बहुत चमकीला और बहुत कीमती होती है। तो सेरिकल्चर में हम लोग रेशम कीट की अध्ययन करेंगे। तो रेशम कीट मतलब रेशम को पैदा किया जाता है जो खेती करने के लिए, खेती करने का मतलब उसका रेशम जीव का नाम है, समझ है ना, कोई गाछ कुछ नहीं समझ लीजिएगा, पेड़ उड़, रेशम कीट। तो रेशम की खेती, तो कीट का जो पालन किया जाता है जो ज्यादा से ज्यादा रेशम को पैदावार कर सके। तो रेशम की खेती का जो हम लोग स्टडी करते हैं उस कल्चर को क्या कहेंगे हम लोग, सेरिकल्चर। क्या कहा जाता है, फिर से बोलो क्या कहा जाता है, सेरिकल्चर्स। उसके बाद देखो फिर वही क्वेश्चन रिपीट हुआ, यहाँ पर सेरिकल्चर किससे संबंधित है, मधुमक्खी पालन, पौधा, तो रेशम के कीड़ों का पालन। वहां रेशम का खेती दिख दिया था तो कंफ्यूजन, रेशम वर्ड आना चाहिए। तो रेशम के कीड़ों का जो पालन किया जाता है उसी व्यवस्था को कहा जाता है सेरिकल्चर। क्या कहा जाता है, सेरिकल्चर्स, जो ऑप्शन नंबर आपका सी में लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोला गया है शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार, पशु समझते हैं ना, एनिमल्स का जो हैबिट होता है कि जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। जानवर, हर जानवर अच्छा नेचर का, शेर का क्या है, अलग नेचर है, कुत्ता का अलग नेचर है, बिल्ली का अलग नेचर है, सब जानवर का अलग अलग है। कि शेर को जाके खिलाओगे रोटी, खिलाओ रोटी जाके, बोले आप खिलाओ, वेटिंग कर रहे हैं तुम ही लोग का हम, ठीक है। हाँ, नहीं तो पिंजरा में जाता है तो कौन चीज को खिलाता है, केला, केला सेव खाएगा, सही। शेर तो वहां रहेगा मांस खाते रहता है वो, अन्य तो चिपेंजी बनमानुस रहेगा, पूरा जाके पकड़ लिया हाथ तो बच जाए जबान। तो बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशुओं के व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है, कौन सा डिफाइन करता है वर्ड को। पहला लिखा गया है इटियोलॉजी, दूसरा किया गया एंथोलॉजी, तीसरा नंबर में लिखा गया एंटोमोलॉजी और चौथा में लिखा गया इथोलॉजी। तो किसके स्टडी में किया जाएगा, आप ये जंतुओं के व्यवहार का स्टडी देखिए। इसका जो जवाब आएगा कौन सा आएगा, इथोलॉजी। क्या कहा जाता है,
तो इथोलॉजी में आप जितने भी जानवर होते हैं उसके व्यवहार, हैबिचुअल एक्शन के बारे में जाने, किस तरह का हैबिट है उसका, तो उन सभी का जब स्टडी करेंगे तो वो सब्जेक्ट क्या कहा जाएगा हमारा, इथोलॉजी। क्या कहेगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा गया आपका, हेमेटोलॉजी में अध्ययन किससे संबंधित है। हेमेटोलॉजी का संबंध किससे होगा, पहला पौधे के प्रजनन प्रणाली, दूसरा रक्त से, तीसरा जानवरों के खान पान का आदत से, और चौथा हड्डियों से। बोलो, जो है हीमेटोलॉजी, क्या लिखा गया है, हीमेटोलॉजी। तो हीमेटोलॉजी का जो संबंध होता है वो ब्लड के साथ होता है। किसके साथ होता है, ब्लड के साथ। तो रक्त का स्टडी करते हैं ना, रक्त आपका बोलेंगे तीन टाइप का होता है, क्या, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, थ्रोम्बोसाइट। तो कैसे पहचानेंगे कौन किस तरह का ब्लड है, तो सबका कंपोजिशन अलग अलग होगा। तो उस रक्त के बारे में, ब्लड के बारे में जब स्टडी करते हैं, उसी स्टडी को कहा जाता है हीमेटोलॉजी। क्या कहा जाता है, ठीक। जैसे आप बोलते हैं खून टेस्ट करा रहे, तो खून टेस्ट कैसे करता है, कुछ टेक्निक करता होगा ना। तो इसीलिए ब्लड के बारे में स्टडी किया गया है, उसी को क्या कहा जाता है, हीमेटोलॉजी। क्या साउंड में बोलो, क्या कहा जाता है, हीमेटोलॉजी। हीमेटोलॉजी में किसका स्टडी करेंगे, रक्त का। आप बोलेंगे ब्लड तब, आप खून बोलेंगे तब। हाँ, अगला क्वेश्चन देखो, लिखा हुआ है मार्कोलॉजी क्या है। इस मार्कोलॉजी में किसका स्टडी आप करेंगे, कीटों का अध्ययन कीजिएगा, मानव विकास का अध्ययन कीजिएगा, या जीव की आकृति, शेप, उनका संरचना, स्ट्रक्चर, या विशिष्ट संरचनात्मक, स्पेशल स्ट्रक्चर के कैरेक्टर का अध्ययन कीजिएगा। चौथा नंबर में बोला गया जीव और पर्यावरण के परस्पर निर्भरता का अध्ययन करेगा। जीव मतलब मानव, और पर्यावरण मतलब इन्वायरमेंट का बीच में जो रिलेशनशिप है उसके बारे में आप स्टडी करेंगे। बताओ, मार्कोलॉजी लिखा हुआ है। तो मार्कोलॉजी में मुख्य रूप से किसका स्टडी करते हैं हम लोग, देखिए किसमें अध्ययन करते हैं, जिसमें जीव की आकृति, जीव, हर जीव का अलग अलग शेप होता है, उसका स्ट्रक्चर, बनावट अलग अलग होता है। अभी सेल में हम लोग पढ़े थे स्ट्रक्चर। फिर उसके बाद उसका संरचनात्मक गुण, उसके अंदर में क्या क्या कैरेक्टर, हर जीव का अलग अलग कैरेक्टर होगा। जैसे प्लांट भी तो जीव है, ठीक, मानव भी तो जीव है, तो उसमें किस तरह के उसके आकार होंगे, व्यवहार होंगे, फिर उसकी आकृति कैसी होगी, उन सभी का जो स्टडी करते हैं, उस स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, मार्कोलॉजी। क्या कहते हैं, तो मानव की, जीव की आकृति, संरचना के जो स्टडी करेंगे वो किसके अंदर में करेंगे हम लोग, साउंड में बोलिए, फिर से बोलो, फिर से बोलो। अभी पीछे का बच्चा नहीं बोल रहा, क्या कहते हैं उसको, नहीं तो सब मोह चलाता, काहे जान प्राण फेफड़ा लिखा ले, देखते रहे। अभी बोलने का आदत दीजिए, क्योंकि घर में तो माछी जैसा पढ़ते होंगे, बन 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 खत्म 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 एक एपिसोड में। तो कम से कम यहां तो पढ़ लीजिए। अगला देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसमें मनुष्य का अध्ययन होता है। आप लोग मनुष्य ना हम लोग हैं कि कौन चीज है, जानवर तो नहीं है। तो मनुष्य का अध्ययन जो किया जाएगा वो किसके अंतर में करेंगे, आर्कियोजूलॉजी, फिर उसके बाद आर्कियोलॉजी, फिर उसके बाद एंथ्रोपोलॉजी या एंड्रोलॉजी। इस 4 वर्ड में किसके अंतर्गत हम लोग मनुष्य का अध्ययन करते हैं। जानवर नहीं लिखा गया है, जीव नहीं लिखा गया, स्पेशली कैरेक्टर डिफाइन किया गया है मनुष्य का। ये बी नाम पढ़े नहीं आ रहा, कौन, अरे वो बोला है जवाब नहीं वो बोला बी, तो वही इसको बोलेगा तो पढ़े नहीं आ रहा है, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी मानव का जो स्टडी करते हैं वो किसके अंदर में करते हैं हम लोग, पॉलिसी का अंदर में। आर्कियो मतलब तो आर्किटेक्चर है, तो स्ट्रक्चर है। तो अगला देखो लिखा हुआ जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान समझते हैं ना, जियोलॉजी बताया गया था ना। तो जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाज शास्त्र के अध्ययन में गहरा समस्या है। समाज शास्त्र समझते हैं ना, क्या होता है, सोशियोलॉजी, वही ना पढ़ते हैं आप लोग। तो वही सोशियोलॉजी, मानव जाति के समाज के बारे में जो स्टडी करते हैं जियोलॉजी के अंतर्गत में, उसे क्या कहा जाएगा। इस 4 ऑप्शन है। पहला लिखा गया है एम्ब्रियोलॉजी, दूसरा लिखा गया है जियोग्राफी, तीसरा कहा गया है फिजियोलॉजी, और चौथा कहा गया एंथ्रोपोलॉजी। तो इसे क्या कहा जाएगा जंतु विज्ञान के अंतर्गत में, देखिए इसे भी वही कहा जाएगा एंथ्रोपोलॉजी, माने मानव का ही अध्ययन कर रहे हैं हम लोग। तो बोला गया जंतु विज्ञान की वह शाखा
जिसके अंतर्गत हम मानव जाति के समाज साथ, तो सोशियोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, आप ही तो जानते हैं क्या पढ़ते हैं। हाँ पढ़े हैं ना सोशियोलॉजी, है कैसे नहीं पढ़ेगा, 7, 8, 9, 10 में नहीं पेपर होता है। सोशल के बारे में, कैसे रहता है, कैसे जिंदा रहता है, उसका एनवायरनमेंट, सोशियोलॉजी किसी तो ऑनर्स तो हो भी करेगा सोशियोलॉजी का, तो उसी का जो अध्ययन करते हैं वो एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निषेचन, विकास, डेवलपमेंट, विभाजन और विभिन्नता का अध्ययन को किस नाम से जाना जाएगा। ठीक है, एक सेल में सारी क्रियाएं होती है, मनुष्य तो बोला गया भ्रूण विज्ञान, दूसरा कहा गया फिजियोग्रालॉजी, तीसरा कहा गया आनुवांशिकी हेरिडिटी, और चौथा किया गया क्रमागत उन्नति, वो तो एम्ब्रियोलॉजी होता है तो उसका मतलब। ठीक है, तो भ्रूण विज्ञान, ठीक है, तो जिसमें बोला गया है निषेचन, विकास, डेवलपमेंट और विभिन्नताओं का जो अध्ययन किया जाएगा उसे क्या कहेंगे आप लोग, भ्रूण, जिसको कहा जाता है एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, एम्ब्रियो। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, बोला गया पौधे में बीमारी, पौधे में बीमारी लगता है ना, क्या आलू में बीमारी लेगा तो लाल लाल हो जाएगा, गन्ना में भी बीमारी होता है, गन्ना का जूस खूब पीते हैं, लेकिन गन्ना जब देखिएगा तो गन्ना जो होता है ना फटा नहीं होना चाहिए, वो फटा मतलब उसमें रेड रॉट ऑफ शुगर केन होता है, मतलब उसमें भी बैक्टीरिया की बीमारी होता है। तो जहां पौधे में बहुत तरह का बीमारी होता है, तो वही बोला गया पौधे के बीमारी के अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे के विरोध करते हैं या संक्रमण का सामना करते हैं। संक्रमण तो समझते हैं ना, एक पौधा से दूसरा फायदा बोल आएगा। देखोगे अभी ठंडा का दिन में आएगा, पौधे में देखोगे बहुत सादा सादा पत्ती पर लग जाता है, होता है, तो उसको दवा छिड़कते हैं आप लोग, क्योंकि एक में लगा तो पूरा पौधा को नष्ट कर देगा। जैसे अभी आलू का खेती कर रहे होंगे तो आलू का पत्ता में लगा तो पूरा पत्ता में फैल जाता है, पूरा आलू नष्ट कर देता है। तो संक्रमण उसी को कहा जाता है, और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल कोरोना, संक्रमण ही न बीमारी था कि एक दूसरे में फैलता है। तो बोला गया उससे जो सामना करते हैं उसी के बारे में जो स्टडी कीजिएगा पौधे में, उसे क्या कहा जाएगा, विकृति विज्ञान, दूसरा क्रिया विज्ञान, तीसरा फाइटोपैथोलॉजी और चौथा कहा जाता है फोटोमार्फोजेनेसिस। बोलो क्या कहेंगे, सेंस लगाओ दिमाग का और जवाब बताओ क्या होगा। बोलो, इसका जवाब जो होगा फाइटोपैथोलॉजी। फाइटो मतलब होता है प्लांट, ठीक है, अब पैथोलॉजी मतलब क्या होता है, बीमारी का स्तर। देखो पैथोलैब जाते हैं ना, पैथोलॉजी, पैथोलॉजी में क्या होता है, ब्लड टेस्ट, ये टेस्ट, फलना टेस्ट, वहां जो होता है ना पैथोलॉजी लैब, नहीं जानते हैं, लिखा रहेगा जहां टेस्ट वाला सेंटर रहेगा, देखो पैथोलॉजी नहीं लिखा था, बाजार में घूमने नहीं आते हैं, देखिएगा लिखा रहेगा, जो खून उन टेस्ट करेगा बोलेगा पैथो लैब लिखा रहेगा, मैंने वहां पर टेस्ट किया जाता है। तो फाइटो का मतलब क्या होता है, प्लांट, तो फाइटोपैथोलॉजी का मतलब होता है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पौधे की बीमारी का अध्ययन करेंगे और जिसके बारे में पता लगाएंगे कि ये बीमारी कैसे फैल रहा है। ठीक है, तो उस विज्ञान को क्या कहा जाता है, कस के बोलो, और कस के बोलो, हाँ, तो ना हम धीरे बोलेंगे तो हम कस के चिल्लाते हैं, इसलिए आप लोग धीरे बोलते हैं तो उल्टा बोल रहे हैं। अगला देखिए क्या लिखा हुआ है, जीवित चीजों की मृदा का प्रभाव, मृदा मतलब समझते हैं ना, जैसे फंजाई, बैक्टीरिया, ये सब जो जीव होते हैं मृदा के प्रभाव का अध्ययन, या मृदा विज्ञान, हिंट से दे, ये दे दिया। अच्छा, मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत में इन सभी चीजों को रखा जाता है, क्या जीवित चीजों की मृदा, मृदा मतलब जीवित हम लोग तो उसका इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, जो ह्यूमस जिसको बोला जाता है इंग्लिश में, तो जो होता है मृदा विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत अध्ययन करेंगे, एंड्रोलॉजी का अंतर्गत में अध्ययन किया जाएगा, या एंडोफोलॉजी के अंतर्गत में, या एग्रोबायोलॉजी के अंतर्गत में, या डेस्मोलॉजी के अंतर्गत में अध्ययन करेंगे। बोलो बताओ, अरे गलत बताओ सही बताओ, कुछ भी बताओ। देखो एडेफोलॉजी क्या कहा जाता है, तो इसके अंतर्गत में किसी भी जीव के बाद ह्यूमस का प्रभाव, देखोगे कहीं ज्यादा सड़ा गड़ा चील रहेगा तो देखोगे कहीं बहुत ज्यादा ग्रो करेगा या नष्ट हो जाएगा, होता है ना, तो उसी का जो इफेक्ट पड़ता है उसी के बारे में जो अध्ययन करेंगे वो शाखा क्या कहलाता है, एडेफोलॉजी कहलाता है। ठीक है, आगे देखो, अरे पीछे में पढ़ो, डाउनलोडिंग कम लगाओ, पहले पढ़ लो, नहीं तो डाउनलोडिंग सर्विस ढेर चलता है। आगे देखो क्या लिखा गया है, निम्नलिखित में से क्या लिखा गया, शरीर विज्ञान और चिकित्सा
कि वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों और स्थितियों से संबंधित है। विशिष्ट रोग मतलब उसे कौन सी बीमारी मनुष्य को हुआ है, वो कैसे पता करेंगे, उसके बारे में तो स्टडी किया जाता है। तो उस शाखा को विज्ञान में क्या कहा जाता है, आपका एंड्रोलॉजी कहा जाएगा, या एक्सटोकोलॉजी कहा जाएगा, या बायो इकोलॉजी कहा जाएगा, या डेस्मोलॉजी कहा जाएगा। बोलो, उसे कहा जाता है एंड्रोलॉजी। क्या कहा जाता है? हाँ, नाम तो डिफिकल्ट मिलेगा, ठीक है। नाम इसलिए डिफिकल्ट मिलेगा क्योंकि साइंटिफिक सब नेम है, क्योंकि इंडिया वाला तो खोज नहीं किया, ये तो आयुर्वेदिक पद्धति सारे ब्रिटिश लोग ने खोजे थे, जितने फॉरेनर लोगों ने खोजे थे, तो वो तो अपना स्तर से नाम आएगा। अब उसको हिंदी वाला बहुत दिक्कत, इसलिए हिंदी तो भाषा है, तो आपको पहले बोले थे कि साइंस आप लोग पढ़े हैं तो नाम रहेगा इंग्लिश का, लेकिन लिखा रहेगा खाली हिंदी भाषा में, कि आप उस चीज को पढ़ सके। तो इसे बोला गया एंड्रोलॉजी के अंतर्गत में जो भी मनुष्य शरीर के अंदर बीमारी रहती है, उस बीमारी का हम लोग स्टडी करते हैं, और उसी शाखा को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग एंड्रोलॉजी। ठीक है, अगली बात देखो, बोला गया है क्या, ध्यान से देखिएगा। बोला गया है निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान, चिकित्सा समझते हैं ना, क्या होता है? उपचार, ट्रीटमेंट वाला। चिकित्सा विज्ञान की कौन सी शाखा में यकृत, यकृत समझते हैं ना, क्या होता है? लीवर के उपचार और उसका अध्ययन। लीवर प्रॉब्लम तो कॉमन होता है मनुष्य का, जितना फास्ट फूड खाओगे देखोगे, 15 साल से कहानी चालू, सर मेरा पेट में गैस बन जा रहा, फलना प्रॉब्लम हो रहा, ढकना प्रॉब्लम हो जा रहा, तो सूत के उठेगा 10 बजे, तो कहां से दिमाग देगा, सुबह उठो फील्ड में दौड़ो तब ना। और सुबह उठे कुछ तो बोले कौन चीज, चाउमीन बना के खाएगा, बर्गर खाएगा, सुबह सुबह रोटी खाओ या कुछ चना। और विद्यार्थी जीवन को तो सबसे बैलेंस है, सुबह फुला खाओ, एनर्जी देगा तब ना। और शुरू में क्योंकि सुबह उठने के बाद हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म की क्रिया बहुत रफ्तार में होती है, इसीलिए कभी देखोगे, अनुभव कर किए होगे कि ब्रश करने के बाद अगर थोड़ा देर वेट करते हो तो भूख की तीव्रता बढ़ जाती है, बढ़ जाता है कि नहीं? तो इसीलिए स्टूडेंट क्या करता है, ब्रश नहीं करता, वो ब्रश करेगा कब, जब खाना बन जाएगा तब। वो जानता है कि ब्रश किए तो भूख लग जाए, क्यों? ये नेचर है। क्यों? क्योंकि सुबह मनुष्य के उठता है तो बोला जाता है कि हम लोग को तो सुबह होना था कि कम से कम उठने से 3 घंटा तक किसी भी तरह का खाना का सेवन नहीं करना चाहिए। उसका एडवांटेज ये है कि आपके बॉडी में जितना भी मतलब खराब उराब प्रोडक्ट बना रहता है या मेटाबॉलिज्म के बहुत रफ्तार में होती है, तो सबको वो डाइजेस्ट कर देता है। तो इसीलिए क्या होता है कि खाली पेट में कभी भी चाय नहीं इसीलिए बोला पिया जाता है, गर्म चीज का सेवन नहीं किया जाता है ज्यादा। तो देखता है कि गर्म पानी पिएंगे, पहले पहले नहीं पिया जाता है, एकदम गुनगुना टाइप है। इसलिए वजह ये कि आपके मेटाबॉलिज्म क्रिया बहुत स्पीड में चल रही है, और पीजिएगा तो उसके सेल को तो नष्ट कर दे रहे हैं, तो क्रिया हो पाएगी नहीं। इसीलिए देखोगे जो चाय पीता है उसको गैस का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होगा एक समय आने के बाद, क्योंकि क्या स्टूडेंटों का हैबिट बन जाता है, बरस किया खाना तो मिलेगा 12 बजे, जाएगा दुकान पर चाय और सिगरेट फूकेगा। अरे सिगरेट फूक रहा है, चाय पी रहा, तो सारा क्रिया क्या करेगा, वो पढ़ लिख करके वो फिर जितना कमाएगा ना, वो डॉक्टर यहाँ नंबर लगाएगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि सुबह उठने के बाद, इसीलिए बोलता है एक्सरसाइज इस समय में, तो और अपनी मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी को बढ़ाएंगे। और नहीं है तो कल संडे देख लीजिएगा करके, आप ब्रश कर लीजिएगा, सुबह 3 घंटा तक करिए, देखिए कितनी भूख रफ्तार में बढ़ेगी। लेकिन कुछ मिले तो पहले खाएं हम, क्योंकि इतनी रफ्तार में मेटाबॉलिज्म की क्रिया होती है, वो फायदेमंद है शरीर के लिए। कौन से सही मारी बात ना, तो जानिए, क्योंकि बायोलॉजी पढ़ा रहे तो आपका फायदेमंद ही रहेगा भविष्य, कम से कम इधर नहीं उज्जवल होगा तो उधर तो उज्जवल होबे करेगा। चलिए, तो बोला जाता है कि लीवर के उपचार और स्टडी का जो अध्ययन किया जाएगा, उस शाखा को क्या कहा जाता है, हेक्टोलॉजी। फिर उसके बाद कहा गया हेप्टोलॉजी, हेरेटोलॉजी, और लिखा गया है क्या, जेरिलेस्टिक्स। क्या कहा जाएगा इस चारों वर्ड में, बोलो? उस शाखा को कहा जाता है हेप्टोलॉजी। क्या कहा जाता है? कौन कभी, ये हेप्टोलॉजी में किसका स्टडी किया जाएगा? किसका? लीवर होता है मनुष्य में, हाँ, वहीं पर सेल डिवीजन ज्यादा होता है ना। सबसे ज्यादा सेल डिवीजन की क्रिया कहां होती है? लीवर में होती है। तो इसीलिए उसको खाना बहुत ज्यादा चाहिए, पूरा एनर्जी चाहिए, इसीलिए उसके लिए उपचार के लिए होता है। ठीक है, तो आप लोग हेप्टोलॉजी में, यकृत में, मैंने लीवर में कोई प्रॉब्लम है उसकी स्टडी करेंगे, तो उसी शाखा को कहा जाता है हेप्टोलॉजी। ठीक है, आगे देखो, आगे लिखा हुआ है
कि जीवों के वर्गीकरण, जीवों का वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन, जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाएगा। हर जीव का क्लासिफिकेशन किया गया है तो उसे क्या कहा गया, वर्गीकरण विज्ञान। दूसरा कहा गया है नैथोलॉजी, नॉथोलॉजी, और तीसरा कहा गया है शरीर की संरचना विज्ञान, और चौथा में कहा गया है सैरो विज्ञान। इसको लिखते ठीक है। इस चारों वर्ड में किससे संबंध होगा, जो जीवों को, जितने भी जीव रहते हैं प्लांट एंड एनिमल, उसी को क्लासिफाई किया जाता है। तो उस विज्ञान की शाखा में बायोलॉजी के अंतर्गत उसे किस में रखा गया है, ये भी क्लास में आपको बताए थे, मेमोरी में लोड कीजिए। जिसको कहा जाता है क्या, टैक्सोनॉमी। याद आ रही बात का, क्लास में टैक्सोनॉमी में दो ग्रुप में बांटा गया था ना, जेनरिक नेम और स्पेसिस नेम बताते थे। तो जितने भी जीव विज्ञान है, उस विज्ञान में जीव को किस किस कैटेगरी के अंतर्गत में रखा जाए, उसी शाखा को कहा जाता है वर्गीकरण विज्ञान। कौन से कहा जाता है, विज्ञान। और आपको हिंट्स तो यही दिया हुआ, देखो ऊपर में लिखा हुआ है, जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं। तो तुक्का जो मारते तो थोड़ा दायां बायां भी देख लिया कीजिए कि होगा कि नहीं होगा। तो लिखा हुआ है वर्गीकरण, तो वर्गीकरण विज्ञान नहीं समझ में आए तो तुक्का भी मार सकते हैं। यहाँ पर कौन सा सही में है, तो वर्गीकरण विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं हम लोग, जीवों के, जीवों के, जीवों के। हाँ, तो हमारे यहाँ पर अभी पूरा एनर्जी, आप एटीपी नहीं बने तो हम पानी पियेंगे तब ना। जंतु विज्ञान, नाम सुने हैं ना, जंतु विज्ञान, प्राणी विज्ञान, जंतु और पादप विज्ञान। जंतु विज्ञान में तो जियोलॉजी, तो जियोलॉजी में किसका अध्ययन करेंगे, ऊर्जा का, फल का, विषाणु का, या जानवरों का। तो इसमें जानवर कौन आएगा जंतु विज्ञान में, आई पादप किस में आएगा, तो पेड़ पौधे के अंतर्गत में आएगा। तो जंतु विज्ञान के अंदर देखो, विज्ञान की दो शाखा बताई थे ना वहां पर, पहली बार बोले थे विज्ञान को कितनी शाखाओं में बांटा गया था, दो, जंतु विज्ञान और एक पादप विज्ञान। तो जंतु विज्ञान में हम लोग जानवरों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। जानवर, जानवर नहीं लिखा रहेगा तो मनुष्य भी उसी के अंतर में आते हैं, और ना जोड़ दीजिएगा दूसरा कोई में, ठीक है। तो जंतु विज्ञान मतलब जियोलॉजी के अंतर्गत में मानव का भी स्टडी किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीव की संभावनाओं से संबंधित है, उसे क्या कहलाता है। माने एक ऐसी शाखा कि वहां पर जीवन हो सकता है। जैसे भी रिसर्च चल रहा, जैसे चल रहा है ना, मंगल ग्रह तक आदमी जा रहा है, चंद्रमा पर कि वहां पानी मिला, क्योंकि जहां पानी मिलेगा वहीं जीवन हो सकता है। क्योंकि अगर जीवित रहने के लिए मनुष्य को क्या चाहिए, पृथ्वी में दो चीज, एक पानी और एक ऑक्सीजन। अगर ये दो चीज रहेगा तभी ना जीवन की कल्पना करेंगे, और ऑक्सीजन से पहले पानी चाहिए, क्योंकि वाटर को ब्रेक करके आप ऑक्सीजन में तोड़ सकते हैं। पढ़े हैं ना केमिस्ट्री में, वाटर का क्या हो रहा है, रासायनिक नेम क्या होता है, H2O, और H2O ब्रेक करता है तो क्या बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो जहां पर जल की संभावना होती है वहीं पर जीवन होता है। समझ में आई बात, वो ऑटोमेटिक आप ऑक्सीजन रिलीज कर सकते हैं। तो इसीलिए रिसर्च कर रहा है कि वहां पृथ्वी पर अंतरिक्ष में कर रहा है ना, कि चंद्रमा पर पानी का फोटो खींच के भेजता है, मिट्टी भेज रहा है। उसी तरह मंगल ग्रह पर भी क्या है, क्योंकि पृथ्वी तो भर गया है, तो आदमी रहेगा कहां, जाएगा दूसरे ग्रह पर ना। तो जितना भी रहेगा, जितना पैसा से कमा तभी ना मंगल ग्रह पर फ्लैट उलैट बनेगा। ये चंद्रमा पर तो जाएगा प्लेन से, क्या लैंडिंग आनंद आएगा। दूसरे ग्रह से देखोगे पृथ्वी, ये पृथ्वी लोग छोटा लोग रहता है, आप हम लोग वहां रहेंगे। समझ हमारी बात, तो वहां भी जियोगे तो बहुत खतरनाक से। एस्ट्रोनॉइड एक होता है जो हमेशा पृथ्वी को, वही बृहस्पति ग्रह रोकता है इसको, क्योंकि हमारा लेयर तो ढका हुआ है ना पृथ्वी का। तो एस्ट्रोनॉइड समझते हैं ना, जो पत्थर जो टूटता है, वो अगर पृथ्वी से टकरा गया तो जय हिंद जय भारत, तो पृथ्वी तक आने ही नहीं देता है, आता है वो एस्ट्रोनॉइड, ऊपर में ही डिस्ट्रॉयड हो जाता है। हाँ, धरती पर मानवे लोग काखी है नष्ट करने के लिए, चाइना को एक से एक वायरस भेजते रहता है, और धरती को लेटने का, वो इसलिए बोला वो धरती का बोझ बन गया है, धरती का बोझ बन गया बेचारा। बोल रहा है कि तो धरती का कहां पड़ने का, सन्यासी बनो। अब इस सन्यासी जीवन का आधार, बस कीर्तन करते हुए निकल जाओ, पारसनाथ बगले में है, डेरा डाल लो वहीं पर, देखो घरे का रहता तो अब इसीलिए ज्यादा प्रभावित हो गया। चलिए आइए कम टू द पॉइंट। तब बोला कि आप विज्ञान की, तो ठीक है आपका प्रभाव बगल वाला पर नहीं जाना, बोला हमको भी ये जीना है।
देखो तो अभी ग्रेजुएशन कर रहा बेचारा, हो गया जीवन से। कल वैलेंटाइन डे था, इसीलिए हुआ क्या? तभी कहा है आज बोला बात। ऐसा निराशा मन में आने का वजह क्या था? ये वजह कुछ यही रहा होगा, बेचारा ये वेटिंग किया, कोई इसको आया नहीं। देखो ये कैसे, अच्छा कौन विद्यार्थी नहीं जानता बताओ तो, हाथ उठा दो, कोई ऐसा विद्यार्थी है? ब्लैक डे था, किसी को पता नहीं होगा ब्लैक डे, लेकिन वैलेंटाइन डे पता होगा। तो काहे बोला कि जीवन पलट जाए धरती, ये बात कब बोलता है आदि बताओ? देखो ये आपने बोला, एग्जाम को कैसे कर सकता है, कुछ हो सकता है। मतलब बैरागी जीवन ही काहे जीना चाह रहा है? अरे कोई बैरागी जीवन जिएगा? कितना बढ़िया से अभी खाएगा रहेगा, म्यूजिक सीखेगा, अभी इसका उम्र का बैरागी बनना चाह रहा, तो प्रभाव कल का पड़ा है। अच्छा पता नहीं था। चलिए आज बैरागी नहीं बनिए, क्योंकि जब तक, ये कहावत है, यूनिवर्सल ट्रूथ बता रहे हैं कि जब तक आपके जीवन में एम्बिशन रहेगा तभी तक मनुष्य जीवित रह सकता है, चाहे जैसा भी लक्ष्य रहे एम्बिशन। अगर सोच लो, अगर आपका एम्बिशन नहीं रहेगा तो जीवन निरस्ता हो जाएगी ना। कैसे रहेगा? मान लो अगर आपको एग्जाम की भावना रहेगा, अगर क्यों पढ़े कि नहीं हमको जॉब लेना, अगर बोलेगा आपको जॉब लेने का दरकार नहीं, तो क्या रहेगा जीवन, दिनचर्या कैसे काटोगे? पढ़ने का मन करेगा नहीं, मतलब पढ़े लिखो कुछ नहीं, तो बोलेगा कुछ नौकरी नहीं मिल रहा तो नहीं पढ़ेंगे। तो जीवन में कुछ आधार लक्ष्य होना चाहिए। इस पृथ्वी पर जो भी जीव रहता है उसका आधार है, चाहे वो किसी चीज का आधार बने, लेकिन आधार रहेगा तभी उसकी गतिशीलता जीवन में आएगी, नहीं तो स्थिर हो जाएगी। और बचपन से पढ़ते आए हैं कि अगर स्थिर रहने पर क्या होता है, पानी भी बदबू मारने लगता है। देखते हैं ना, तालाब का पानी बहुत पी नहीं सकते, लेकिन नदी का पानी क्यों स्वच्छ रहता है? कि वो फ्लो होते रहता है, उसको कोई पता है, वो जानता है कि एक बार हम सागर में जाके मिलेंगे, लेकिन वो फ्लो करते रहता है। तो जीवन का आधार ये, तो एक दिन तो मृत्यु तो लेना है, कहा दरकार है पढ़ने, लेकिन जानता है कि दिन तो मर ही जाएगा, सब कोई जिंदा रहेगा पृथ्वी पर, तो कहा दरकार है पढ़ने लिखने का? बाबूजी को पहले बोले हम तो मरे वाला ही है, बोले इधर आओ समझा रहे। तो वो जन्म देके इतना पढ़ाई लिखाई इसीलिए, पहले दम भर देगा, बोले कौन भूत पकड़ा है बताओ। वो पहले भूत उतरवाएगा। अब भूत उतारने का जानते हैं लड़का लोग का विकल्प, डंडा पूरा दम भर पीटेंगे। चल अच्छा ठीक, पढ़ ले तो फिर बताएंगे। आप देखो ये कंफर्म कर रहा है क्योंकि जब जब हम बोल रहे हैं तब तक ये बैरागी वाला बात बोल रहा है। अब बैराग कौन बनता है आप लोग जानते हैं, बैरागी वही ना बनता है जिसका दिल टूटता है। दिल जहां टूटता है, दिल के टुकड़े दो हो गया, क्योंकि दिल का स्ट्रक्चर दो भाग में बना दिया है। आज ही लग रहा क्लास करेगा। दिल किसी कनेक्शन नहीं हुआ, अरे कनेक्शन है दिल। बताओ ये लड़का, अरे तो कनेक्शन तुम ही ना जानेगा कैसे होगा। देखो वो बोल रहा कनेक्शन ही नहीं हो रहा है, तो कैसे होगा? कल तुम गया था, देखो हर चीज अपने ना बोल रहा है कि सर हम वेटिंग में थे, कि कोई तुम्हारा वाला कोई दूसरा लेके नहीं ना चल गया। एक होता है कि वेटिंग कोई और कर रहा, लेके कोई और चल गया, बोला जी वेटिंग में अभी आ रहे मिलके, सावधान रहिएगा, नहीं तो बाबूजी महीनों भेजता है ना, वो एक ही दिन में खत्म। इसलिए कि उसको पता, तुम बता दोगे ये डेट पर पैसा आता है तो पूरा रहेगा 10 दिन तक, 11वां दिन गायब। नहीं, दिल का कनेक्शन होगा। खाली जॉब ले लो, खाली अपने ऑटोमेटिक एक से एक कनेक्शन मिलेगा। अभी मार्केट में वैल्यू नहीं ना, अभी मान लो आपके ऊपर 3 स्टार लग जाएगा, तो आपका एक से एक, आप रहिएगा पारसनाथ पहाड़ पर ना, वहां पहुंच जाएगा। बोलेगा, बोले कितना डिमांड है बताइए, अपना बेटी एकदम तैयार रखेगी शादी करने के लिए, और अभी कोई डिमांडे नहीं है। तो वो कनेक्शन तब होगा जब स्टार लगेगा 3 गो, तब तो लगाइएगा तब ना। तो पहले बैराग बने जा रहा है, बहुत देखो एकदम बढ़िया बढ़िया कनेक्शन करा देंगे, अब तब तक 6 भी आ जाएगा। हाँ 4G, अरे मेरा अंदर बहुत सारे विद्यार्थी लोग भी है, वो भी चाहता है कि अच्छा जोड़ी इसको मिले, तो यहाँ 3 स्टार लगाओगे तब ना, तो एकदम बैरागी नहीं बनना अभी से, ठीक है। चलिए आइए, तो बोला कि विज्ञान की वह शाखा
जो जीवन और पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है। जीवन में क्या क्या संभावनाएं हो सकती है उसके बारे में स्टडी करेंगे। उसे क्या कहेंगे आप? एंटोमोलॉजी, फिर उसके बाद एक्सोबायोलॉजी, फिर उसके बाद माइकोलॉजी या जीवाश्म विज्ञान। जीवाश्म तो होगा नहीं, जीवाश्म तो बैक्टीरिया से रिलेटेड होता है। तो ये चारों में कौन सा होगा? एक्स बायोलॉजी। देखो एक्स फैक्टर आ गया ना, तो इसीलिए जीवन की संभावनाओं को तलाशो, उसके लिए एक्स फैक्टर आ रहा है। एक्स स्पेस आएगा, अभी इंडिया में आ रहा है, ठीक है। एक्स नेटवर्क, समझ रहे हैं ना? ट्विटर का साइन भी चेंज हुआ है, एक्स, एक्स सिंबल, समझ रहे हैं ना? एलन मस्क तबाही मचाएगा आगे भारत में। तो इसे स्टडी को क्या कहे जाते हैं? एक्सोबायोलॉजी। अगली बार देखो, बोला गया है तत्वों और मानव जैसी प्रजातियां जैसे कि बंदर, वानर, वनमानुष आदि के व्यवहार, व्यवहार समझते हैं ना? बंदर को क्या देखे, वो सर खिलाते रहता हमेशा, तो वो जो हैबिट होता है उसे क्या कहा जाता है? उसके आदतों को एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोबॉटनी, प्राइमो, ठीक है, लिखा गया है क्या? प्राइमेटोलॉजी, और एक लास्ट में लिखा गया है एपोलॉजी। तो देखो ये जो होते हैं बंदर, वनमानुष, मान ये प्रिमिटिव पृथ्वी पर आए थे पहले, सबसे पहले वही ना था, आपको बताया गया था। पहले वनमानुष थे, वनमानुष से धीरे धीरे आकर के मानव में कन्वर्ट हुए, जिस समय सृष्टि का निर्माण हुआ। तो उस तरह के जानवर को हम लोग पढ़ चुके थे, क्या कहते थे? प्राइमेटिव, प्रिमिटिव बोला जाता है ना, तो उसी को बोला जाता है प्राइमेटोलॉजी। तो देखो जितने भी मानव हो, तत्व जैसी प्रजातियां, जैसे कि बंदर मानव के रूप में, फिर वनमानुष बानर बना, फिर मनुष्य बना, इन सभी का जो एक्शन था, व्यवहार, उसी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? प्राइमेटोलॉजी। तो इसीलिए देखो व्यवहार का प्रमाण, लटक जाओगे पेड़ पर, लटक के झूल रहा, तो वो सब एक्शन क्या है? मनुष्य, किसका एक्शन है? बंदरे लोग ने झूलता है, मानवों लोग झूलता है? नहीं झूलता है, लटकते रहेगा बचपन में पेड़ पर। अब नहीं लटकता, पहले लटकते थे बचपन में बगीचाएं, अब तो बगीचाएं देखने को नहीं मिलती है। आगे बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन करते हैं? मकड़ी समझते हैं क्या? हाँ, स्पाइडर ना, तो उसका स्टडी को कहेंगे, क्या कहेंगे आप? ऑर्केनोलॉजी, फिर उसके बाद एंथ्रोपोलॉजी या एपियोलॉजी या साइनोलॉजी, क्या कहेंगे उसके स्टडी को? उसके स्टडी को कहा जाता है आर्केनोलॉजी। क्या कहा जाता है? फिर से बोलो, फिर से बोलो। तो आर्केनोलॉजी में किसका स्टडी करेंगे? मकड़ियों का। उसके बाद अगला देखो क्या लिखा गया है? सौरोलॉजी में किसका स्टडी कहेंगे आप? मच्छर का, छिपकली का, तिलचट्टा का या सांप का? किसका स्टडी करेंगे आप इसके अंतर्गत में? सौरोलॉजी के अंतर्गत में। सौरोलॉजी का अंतर्गत में आप जो स्टडी करेंगे, किसका स्टडी करेंगे? तो बस छिपकली को पकड़ो और उसका टैग लाइन लगा लो, सौरोलॉजी। मकड़ी को पकड़ो, उसका टैग लाइन लगा दो। इसके बाद पढ़िएगा, बोला गया है लिखित दस्तावेज है जो कि एक मानव विज्ञानी की संस्कृति का चित्रण दर्शाते हुए अनुसंधान से तैयार किए जाते हैं। माने रिसर्च के द्वारा किसी भी मानव की आकृति को डिजाइन किया जाता है, तो उस शाखा को क्या कहेंगे? एंथ्रोग्राफी कहेंगे। कल्चर रिलेटिव लिख दिया गया है, कल्चर रिलेटिविज्म कहा जाता है उसको, ठीक है। उसके बाद कहा गया है एंथोसेंट्रिज्म कहा जाता है, और लास्ट में लिखा गया है एंथोनोबॉटनी। तो बॉटनी तो पहले पार हो जाएगा क्योंकि बायोलॉजिकल, ये क्या पादप से संबंधित है। अब बचा वो तीन में, तो तीन में देखो लिखित दस्तावेज, रिटेन वाला, जो मानव विज्ञान की संस्कृति, संस्कृति में समझते कल्चर, संस्कृति मतलब क्या होता है? कल्चर है ना, कल्चर्स का चित्रण दर्शाने के लिए अनुसंधान किया जाता है, तो उसे क्या कहेंगे? एंथ्रोग्राफी कहेंगे, या कल्चर रिलेटिविज्म कहेंगे, या एंथ्रोसेंट्रिज्म कहेंगे, या एंथ्रोबॉटनी कहा जाएगा। तो देखो इसका नाम में ही देखो काम छिपा हुआ मिल रहा है, हिंट्स देखो, उसे क्या कहा जाएगा? स्टूडेंट लोग तो तुरंत मार के तैयार है, कल्चर है तो कल्चर नहीं है। ये जो अनुसंधान की प्रक्रिया होगी उसे क्या कहा जाएगा? एंथ्रोग्राफी। आप ग्राफिकली डिजाइन तैयार कर रहे हैं। उसके बाद अगला, प्राचीन काल में जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों को संरक्षित अवशेष
या चिन्हों के अध्ययन। अभी बताए थे ना, जैसे भूकंप आया, भूकंप आने के बाद बहुत सारे जानवर नष्ट हो गए, जैसे डायनासोर। डायनासोर जानते हैं ना, डायनासोर पर तो मूवी बना हुआ। तो कैसे पता चला कि डायनासोर भी पृथ्वी पर था? तो उसको खोजा गया, देखा कि इतने बड़े बड़े कंकाल है, तो जीवाश्म का स्टडी किया जाता है इकोलॉजी में, वो बायोलॉजी का एक पार्ट है। तो उसमें जब स्टडी करते हैं तो उसका जब चित्र मिला तो हाँ, इस तरह के जानवर रहे होंगे। तो उस समय जब डायनासोर था ना, तो आदमी भी बहुत बड़ा बड़ा था, माने अभी से 5 गुना लंबा, लगभग ये बिल्डिंग का आधा इतना बड़ा बड़ा आदमी रहता था। तो क्योंकि डायनासोर भी उस समय बड़ा रहते थे, तो वही बोला गया है कि प्राचीन काल में जो जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित, संरक्षित मतलब क्या होता है, रिजर्व किया हुआ अवशेष, मतलब जो होते थे फॉसिल्स, और या उसके साइन का जो अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहेंगे आप? उसे कहा जाएगा क्या? इंग्लिश में कहा गया है एंथ्रोपोलॉजी, जिसको हिंदी में कहा गया है नृविज्ञान। दूसरा कहा गया है पुरातत्व विज्ञान, आर्कियोलॉजी। फिर उसके बाद बोला गया जीवाश्म विज्ञान, जिसे कहा गया है पैलियोंथोलॉजी। और अंतिम में कहा गया औषधि विज्ञान। ध्यान से देखोगे तो उसका जवाब यहीं पर लिखा हुआ है, ठीक है। उसमें क्या अध्ययन करते हैं? जीवाश्म। क्योंकि देखो यहां पर पहले लिखा गया अवशेष और चिन्हों का अध्ययन करते हैं, तो अवशेष कहां मिलेगा? जो मरा हुआ जीवाश्म रहते उसी में ना। तो इसीलिए उस विज्ञान की शाखा को जो कहा जाता है पैलियोंथोलॉजी, या इंग्लिश में हिंदी में कहा जाता है क्या? जीवाश्म विज्ञान। कौन से सही हमारी बात? तो ये जो स्टडी किया जाता है ना, एक पेपर होता है, साइंस में पढ़ना पड़ता है, और वो हर जगह आप कंपलसरी कर दिया होगा। आप लोग चाहे ग्रेजुएशन में कर रहे हैं, चाहे इंटर में कर रहे हैं, चाहे हायर एजुकेशन में, चाहे कंपटीशन में, एक पेपर कंपलसरी हो रहा है, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल स्टडी। ये पेपर हर स्टूडेंट के लिए कंपलसरी किया जा रहा है, तो उसी के अंतर्गत में ये सभी पढ़ा जाता है। समझ बात? क्योंकि अभी इन्वायरमेंट को बचाना जरूरी है, इसलिए गवर्नमेंट ने प्लान लाया कि सारे स्कूल में और कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ना पड़ेगा पेपर। आगे देखिए, यहां से तो आपका जवाब मिल जाएगा कि जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पूरा जैविकी या जीवाश्म विज्ञान, वर्गीकी या पूर्ण वनस्पति शास्त्र। तो बोलो इसको क्या कहेंगे हम लोग? जीवाश्म विज्ञान। सही है। अगला क्वेश्चन देखो, पैलियोंथोलॉजी में क्या अध्ययन करेंगे? हड्डियों का, जीवाश्मों का, कठोर कोषों मतलब सेल्स का, या पंखों का? किसका अध्ययन करेंगे पैलियोंथोलॉजी के अंतर्गत में? तो देखो इसके अंतर में भी हम लोग किसका अध्ययन ही करते हैं? अभी था ना इंग्लिश में वर्ड लिखा हुआ था ना पैलियोंथोलॉजी, और वही यहां पर ही लिखा हुआ हिंदी में, वही इंग्लिश वर्ड को कल लिख दिया गया, ठीक है। आगे देखो, पादप विज्ञान, जिसको क्या कहते हैं हम लोग इंग्लिश में? फाइटोलॉजी में किसका अध्ययन करेंगे? मानव के शरीर संरचना का, पौधों का, या शुद्ध मात्रिकी जिसे कहता है पोसोलॉजी, और इसके बाद मानव मनोविज्ञान, किसका अध्ययन करेंगे? सीधा सा बात है, फाइटो मतलब प्लांट होता है, हम लोग प्लांट के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है, पौधों का अध्ययन करेंगे। इसके बाद अगला जो आपका जवाब आ रहा है, देखते जाइए, बोला गया है ऑन्कोलॉजी में किस बीमारी के उपचार का अध्ययन करेंगे? किस बीमारी के उपचार का? अस्थि, आपका सूरिस्ता का, मधुमेह का, कैंसर का, या ब्रिक मतलब होता है आपका क्या? किडनी संबंधित बीमारी का। किडनी में प्रॉब्लम होता है ना, ये सभी बीमारी का अध्ययन जो होता है किसके अंतर्गत में किया जाएगा? ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत में। ऑन्कोलॉजी का अंतर्गत में मुख्य रूप से कैंसर का ट्रीटमेंट करते हैं। जितने भी कैंसर, और कैंसर की बीमारी कल बताए थे ना कैसे होता है, एक से ज्यादा जगह सेल डिवीजन होने लगेगा तो वहां कैंसर का आकार लेने लगता है, शरीर में वो भाग बढ़ जाता है आपका, और कैंसर सेल डिवीजन रफ्तार में कौन सा करता है? सेंट्रोसोम। बताए थे ना कल कि सेंट्रोसोम जहां रहेगा वहां सेल डिवीजन ज्यादा होगा। तो हम लोग का तंत्रिका तंत्र में सेल डिवीजन होता है? नहीं, वहां सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, तो उसको ज्यादा डिवीजन भी नहीं करना है, जिसे कैंसर की बीमारी होगी। तो कैंसर की बीमारी को, जो कैंसर बहुत तरह का होता है, माउथ कैंसर, हाथ का कैंसर, हड्डी का कैंसर, कैंसर ही कैंसर सब बीमारी है। तो उसी का जो स्टडी करते हैं, उसी विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है? ऑन्कोलॉजी। क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? माने न्यूटन का थर्ड लॉ ठीक है बोला गया, थर्ड लॉ काम नहीं करेगा। आगे इसका जवाब तो आप जा सकते हैं, कवक विज्ञान जिसे कहते हैं माइकोलॉजी। क्या है? बैक्टीरिया का अध्ययन करना, कुकुरमुत्ता का अध्ययन करना, वायरस का अध्ययन करना, या परजीवियों के बारे में अध्ययन करना। देखो सब क्लोज में नाम दिया गया है। किसके बारे में स्टडी करेंगे आप? कवक। कवक जो होता है किसको कहते हैं हम लोग? कवक का में जो फंजाई जो देखते हैं ना, छत्ता जिसको मशरूम बोलते हैं,
मशरूम जो होता है वही ना कुकुरमुत्ता का जो छत्ता टाइप का होता है। तो इसीलिए जो होता है कि माइकोलॉजी के अंतर्गत में हम लोग कुकुरमुत्ते का स्टडी करते हैं। जनरली क्या होता है, इसकी खेती घर में भी स्टार्ट की गई है अभी, तो झारखंड में बहुत ज्यादा होने लग गया है मशरूम का। मशरूम का होता है ना, घर में अपना लोग महिलाएं लोग अपना खेती कर रहा, और अच्छा खासा कॉस्टली भी बिकता है, ठीक। लेकिन जो सीजनली आता है सबसे ज्यादा महंगा, वो सब्जी से ही महंगा, 1000 रुपए किलो बेचने आते हैं। हाँ 2000 किलो, वो एक ही बार लखपति बन जाएगा। तो अब उसका टेक्निक सीख लिए झारखंड के लोग। अब वो क्या होता है, घर में बना करके पूरा मट्टी लेप देगा, अब बोलेगा देखो ये ओरिजिनल है, उसका चाहिए साइंटिफिक प्रमाण ना, मट्टी से पूरा लपेट देंगे तो ओरिजिनल, मट्टी से नहीं लपटा तो मैंने डुप्लीकेट। तो वो भी ट्रिक सीख गए हैं वो लोग। तो इसीलिए हम लोग कवक के विज्ञान माइकोलॉजी के अंतर्गत में किसका अध्ययन करेंगे, का अध्ययन, ठीक है। उसके बाद अगला जो है ये रिपीट क्वेश्चंस है, अभी बताए थे ना, माइकोलॉजी में किसका अध्ययन करेंगे, मानव कोशिकाओं का, कवकों का, विषाणु का या जीवाणु का, बोलो किसका अध्ययन करेंगे हम लोग, कवक का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ऑर्नियोलॉजी, ऑनेरियोलॉजी लिखा हुआ है, ऑनेरियोलॉजी में किसका अध्ययन करेंगे, भगवान का, सपने का, नींद का और रंग का। देख लो ये आप ही लोग से संबंधित है, ये सारे स्टूडेंट पर भगवान ने परीक्षा में इस बार पास करा दीजिए, अगला बार पूरा मन लगा के पढ़ेंगे, इतना पढ़ेंगे कि रिकॉर्ड तोड़ देंगे। पहला भगवान से 20 और दूसरा सपनों में रातों में आती है जो, या आता है जो उताइबे करता है कोई ना कोई, चाहे एग्जाम में आता है चाहे कुछ आता है। नींद देखो बोलता है नहीं आता, काहे नहीं आता नींद बताइए, नींद काहे नहीं आता, दो ही कंडीशन से, या गम में खोया रहना या टेंशन में जीना, दो ही कंडीशन में नींद नहीं आएगा। और चौथा रंग में जाकर के पूरा फेशियल फेस वॉश कौन सा पूरा का पूरा मेकअप का ब्यूटिशियन लोग करता है। तो देखो इसी चीज से संबंधित है क्या, तो जो होता है ऑर्नियोलॉजी का जो संबंध किसके साथ है, सपनों के साथ। तो जिसको सपने बहुत ज्यादा आते हैं तो कौन सा बीमारी से ग्रसित रहेगा, तो उसको उस डॉक्टर का पास जाना पड़ेगा, उस डॉक्टर का नाम क्या है, ऑर्नियोलॉजी। तो इसका तो अभी बहुत चलेगा, ये कोर्स करने पर पैसा ही पैसा नहीं, क्योंकि हर लोग का सपना आता है, और सपना में बहुत अच्छा ख्वाब भी आता है, बुरा ख्वाब भी आता है। रातें में सोचा हम आईएएस अधिकारी बन गए हैं, एकदम पूरा पेट्रोल गाड़ी लेकर घुमा रहे हैं, और सबसे पहले उसका हमला करे कि जो मेरे को बहुत पीटता मारता था, उसी के घर में पहले पहुंचे नहीं। तो इसीलिए बोला गया है आपका ऑर्नियोलॉजी के अंतर्गत में हम लोग किसका स्टडी करेंगे, सपनों का। किसका अध्ययन करेंगे, सपना कोई लड़की का नाम नहीं है समझिएगा, सपना नाम भी रहता है। ये क्या है, इमेजिन, क्या है, कल्पना, वही है। तो सपनों का स्टडी किसके अंतर्गत में करते हैं हम लोग, कस के बोलो ना, कस के बोलो, हाँ ऑर्नियोलॉजी। उसके बाद अगला टैक्सिकोलॉजी, नाम समझे है ना, ये तो ऐसे दिखाई दे रहा है। टैक्सिकोलॉजी में किसका अध्ययन करेंगे, इंसानी व्यवहार पहला ऑप्शन, दूसरा जहर, तीसरा भूरक्षण और चौथा चट्टान। किसका स्टडी करेंगे, टॉक्सियोलॉजी के अंतर्गत में किसका अध्ययन, हाँ जहर का। जहर पीता है ना आदमी, काहे पीता है, आज का जहरो डुप्लीकेट आ जाता है, दिखा है जहर मार्केट में तो मिलता नहीं है। क्या होता है, दवा आता था पी जाता था, लेकिन जानता मरेंगे नहीं तो मेरा विष पूरा हो जाएगा। बाबूजी को बोले इतना पढ़ने जा रहे हैं, हमरा को गाड़ी दे दीजिए अपाची बुलेट, तब जाएगा, नहीं दे मी तो पी जाएगा। और फिर दूसरा विकल्प क्या हो जाता है कि बेचारा जिसका दिल टूट जाता है वही जहर का हाँ यही तो कंडीशन होता है। और उसका सबसे खतरनाक ट्रेंड, खून से लिखे तेरे नाम, खून से लिख देता है नाम। हाँ कैसे, एक को बिंदी करके हाथे डुबा डुबा के, तो विद्यार्थी भी लिखिए खून से लिख रहा है कि आपने एम्बिशन का नाम, तिलक लगाइए खून का, और डेली संकल्प लीजिए कि जब तक जॉब नहीं होगा तब तक हम घर नहीं जाएंगे। मतलब जो लॉज में रहते चाहे कुछ भी आफत भी पता जाए, एकदम जॉब लेंगे तब एकदम यहाँ ब्लड काटिए, यहाँ नहीं काटिएगा नस पर नहीं तो सदरे में जाना पड़ेगा, ऐसा जगह काटिए और उसको तिलक लगाइए उसका ऊपर। कि जैसे होता है ना पहले जमाने में राजा लोग युद्ध का मैदान में क्या रहता था, एकदम तलवार निकालता था, तलवार से तिलक, जाओ विजयी भवा। अब वो बोलता था कि आप जिएंगे मरेंगे तब आएंगे, उसी तरह आप लोग भी विजय भवा का आशीर्वाद लीजिए। तो जो होता है टैक्सो मतलब टॉक्सिक एलिमेंट, समझ जिसमें जहरीले पदार्थ होते हैं। तो जो टैक्सिकोलॉजी के अंतर्गत में किसका अध्ययन करेंगे हम लोग, जहर के बारे में। अब जाके एक्सपेरिमेंट नहीं कीजिएगा,
ठीक है, ऐसे बता रहे हैं एम्बिशन के लिए। और उसके बाद सेम क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब यहाँ टैक्सोलॉजी था वो, और ये क्या है, नॉमी है। तो टैक्सोनॉमी मूल रूप से किसका अध्ययन करते हैं, अभी बताए थे ना, जैविक विविधता, कर ढांचा, खगोल विज्ञान की एक शाखा है। खगोल तो होगा नहीं, ये तो ज्योग्राफिकल मैटर है। फिर मानव व्यवहार का अध्ययन, तो ये तीन को जो बचा उसमें बताओ। अभी बताए थे टैक्सोलॉजी के मतलब जैविक विविधता, जो अलग अलग जीव कहां कहां पाए जाते हैं, उसी लिए कहा था ना फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता था, कैरोलस लिनियस को कहा जाता था। फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी का जनक किसे कहा जाता था, कैरोलस लिनियस। तो उसी टैक्सोनॉमी के अंदर हमने प्राणी को कैसे रखा जाए, जीव को कैसे रखा जाए, उसी का हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है। तो इसका जवाब होगा कौन सा, जीव विज्ञान। उसके बाद अगला क्वेश्चन, इतना बड़ा हम पढ़ेंगे नहीं, पढ़ो और बताओ क्या बोला गया, बायोसिस्टमैटिक्स, क्या उसका उद्देश्य क्या है, बायोसिस्टमैटिक्स, बायो में तरीका, सिस्टमैटिक का उद्देश्य क्या है, पहला व्यापक आकृति विज्ञान के तत्वों के आधार पर जीवों का वर्गीकरण, पहले बात। दूसरा साइटोलॉजिकल विशेषताओं के आधार पर जीवों की पहचान और उसकी व्यवस्था क्या है। तीसरा बोला गया जीव की विभिन्न वर्गीकी को सीमित करना और उसके संबंध स्थापित करना के बारे में बताया गया है। यह अध्ययन के वे सभी क्षेत्रों में, अध्ययन के सभी क्षेत्रों से विभिन्न मानकों की समग्रता पर उसके विकासवादी इतिहास, विकासवादी मतलब एवोल्यूशन के इतिहास, हिस्ट्री, और उसके फाइनोजेनी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। तो जीवों का वर्गीकरण का आधार क्या होगा, ये क्या लिखा गया, बायोसिस्टमैटिक्स। तो बायोसिस्टमैटिक क्या, सिस्टम के आधार पर, और बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट में जितना सजा हुआ है, तो देखो उसके विकासशील इतिहास, हर मानव का एवोल्यूशन चेंजेज होते जा रहा है, और उसकी स्थापना का जो वर्णन किया जाएगा उसी को कहा जाता है बायोसिस्टमैटिक्स। तो इसका जवाब जो होगा वही डी नंबर होगा, कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग अध्ययन के सभी क्षेत्र के विभिन्न मानकों, विभिन्न मानक समझते हैं ना, डिफरेंट पैमाने पर, जिसके उसके विकासशील इतिहास, डेवलपमेंट, जैसे मानव कैसे बना, पहले तो हम लोग का इस तरह आकार नहीं था, पहले कैसे थे, दानों का तरह दिखते थे, दानव ने चिपैंजी, बनमानुस, बंदर, ये बना था, फिर मानव आया, और अभी वो मानव होकर भी दानव ही काम करते हैं, मानव का काम थोड़ी करते हैं। तो उसका इतिहास और उसके फाइलोजेनिक की स्थापना, उसके शरीर की किस तरह स्ट्रक्चर, फाइलोजेनिक की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण, फिर जीवों को अलग अलग डिवाइड किया गया। तो इन सभी का जो अध्ययन किया जाएगा उसी शाखा को कहा जाता है बायोसिस्टमैटिक्स, ठीक है। इसका ट्रिक्स बता दे रहे हैं, जब बड़ा नाम देगा तो उसको ऑप्शन में कोई बड़ा दिखेगा तो मार देगा, सबसे बड़ा ऑप्शन यही दिख रहा है, तो कैसे ना मारते हैं, बड़ा नाम बड़ा काम, छोटा नाम छोटा काम। आगे देखिए, ये तो छोटा आ गया, क्या बोला गया, विभिन्न प्रकार के उत्तक, उत्तक समझते हैं ना, जिसे कहते हैं हम लोग टिश्यू। और टिश्यू किससे बना होता है, सेल से, बहुत सारे सेल मिलकर के टिश्यू बनता है। टिश्यू से बनता है ऑर्गेनल्स, ऑर्गेनल से बनता है ऑर्गन, और ऑर्गन से मानव की शरीर की या जीव की रचना होती है। तो टिश्यू मतलब का अध्ययन को क्या कहेंगे हम लोग, कोशिका जीव विज्ञान, या सेल फिजियोलॉजी, या कहेंगे साइटोलॉजी, या कहेंगे उत्तक विज्ञान। सीधा सा बात है कि सेल के बारे में हम लोग तो साइटोलॉजी होते हैं, तो उत्तक का जो अध्ययन करेंगे उसी को कहेंगे हम लोग उत्तक विज्ञान, जिसे कहते हैं टिश्यूलॉजी या टिश्यू कल्चर, ठीक है। आगे का जो नाम है लास्ट में, कि जानवरों के उसके पर्यावरण के साथ, पर्यावरण मतलब इन्वायरमेंट के साथ संबंध के अध्ययन को क्या कहा जाएगा, इथोलॉजी कहा जाएगा, एंटोमोलॉजी कहा जाएगा, या क्लाइमेटोलॉजी कहा जाएगा, या इकोलॉजी कहा जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और ये अभी इन्वायरमेंट क्वेश्चंस के लिए भी जरूरी है। तो जब मानव का संबंध इस इन्वायरमेंट के साथ जोड़ा जाता है तो उसी को बोला जाता है इकोलॉजी। क्या कहा जाता है, अभी बोले थे ना, इन्वायरमेंटल स्टडी एंड इकोलॉजी। आपका ग्रेजुएशन का पेपर पढ़ रहे होंगे तो उसमें भी आएगा, 10+2 में भी क्वेश्चन रहता है, हर लेवल पर आता है, क्योंकि ये अभी पर्यावरण को बचाना है, इसलिए उसे जागरूक पैदा करना है। तो जब जानवर, जीव और पौधे के बीच में जो रिलेशनशिप स्थापित किया जाता है, उसी विज्ञान की शाखा को हम लोग क्या कहते हैं, इकोलॉजी।
यहां तक समझ में आया? तो ये चैप्टर 1 में जो आपका बायो पढ़ाया गया था उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन करा दिए। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आएगा तो इसको बार बार रिविजन कीजिए कि जो आप एग्जाम में अपना 3 स्टार लगाने में कामयाबी हासिल करें। इसी के साथ आज की कक्षा समाप्त होती है। धन्यवाद।